दोस्तों मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद वशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा है वैसे। जो है वो आसान वक्त तो कभी नहीं आया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सदर पाकिस्तान, जो कि इमरान खान की जमात के सदर हैं, इमरान खान की पार्टी के हैं लेकिन सदर पाकिस्तान है, उनके पास चले गए और कह रहे हैं कि पीटीआई को कहें कि वो प्रोविंशियल असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, वरना हमारी कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5.4 मिलियन की जो कमोडिटीज़ हैं, जो कि कुछ ड्रग्स हैं जो पोर्ट के ऊपर हैं, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने की वजह से और रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ ये जो है वो आपकी जो कंडीशन है वो डेवलप हो चुकी है। अब और एक तरफ जो अलीट है वो उसके अल्ले तल्ले हैं, एयरफोर्स वाले दूसरे तीसरी जो जो है हमारे जो ताकतवर हल्के हैं फौज, वो कहीं पोलो का मैच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लग ही नहीं रहा पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के फाइनेंशियल मामला हैं। बल्कि मैं एक देख रहा था रिपोर्ट भी कि पाकिस्तान की जो 6% जो इकॉनमी है वो तो अलीट के प्रोटोकॉल पे चली जाती है। तो खैर एनी हाउ, बैरिस्टर साहब आप कैसे देखते हैं कि ये जो सदर पाकिस्तान के पास जाना फाइनेंस मिनिस्टर का और कहना कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, वरना अगर हम 5.4 मिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट जो हमारे पड़ी हुई है, पोर्ट्स पे पड़ी है, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो मुल्क एक और डायरेक्शन में चल पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस सर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखें जी, इसमें ये तो ऑब्वियस है कि इस तरह का कोई भी इकदाम जो है स्पेसिफिकली, अगर असेंबलियां टूटती हैं तो जाहिर है कि मुल्क में इनस्टेबिलिटी का एक नया इशू ज़रूर खड़ा होता है। अगर ये कोई बहुत बड़ा बुहरान ना कहें आप, तो एक नया इशू तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना स्टेबिलिटी पे। चूंकि असेंबलियां टूटेंगी तो फिर आगे जो भी नया एक सेटअप बनेगा वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसके दौरान हर चीज आप समझ लेंगे एक तरह की हाल्ट पे वो है चली जाती है। इसलिए इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपने ये बहुत ही दिलचस्प जो है ना, दो तीन नकात इसमें मुझे नजर आए जो आपने उठाए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो बात वो एडमिट कर रहे हैं पब्लिकली कि जनाब हम जो है वो डीप किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, वो उनकी हरकत और सकनात से नहीं लग रहा, जो कि एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एक विलेज सेटिंग में ले लें कि आपके विलेज का एक गरीब तरीन आदमी जो है वो पूरा दिन अगर अपने पड़ोसियों से कर्जे मांगता हो, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी सारे पड़ोसियों से आगे हो, उनसे वो खाने अच्छे खाता हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, उसकी जो इंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड है, जो एक्टिविटीज है वो उनसे महंगी हूं, तो वो पड़ोसी कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? वो कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है और ये क्यों हम इसको जो है वो पैसे दे रहे हैं और ये कर क्या रहा है। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बन गई है। ये जो आपने कहा ना कि जी उनकी लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि लाइफस्टाइल उनका दिन ब दिन पहले से ज्यादा जो है ना वो एक हाई प्रोफाइल, एक वो हाई एक्सपेंस किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो बनता जा रहा है। और उनकी किसी एक्टिविटी से नहीं लगता कि ये कोई परेशान मुल्क है या किसी तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। जहां तक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने का ताल्लुक है, तो ये मैंने पहले भी बात की थी और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा रिपीट कर दूं कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो जब आपके जो रूलिंग एलीट है ये रिपीटेडली कहना शुरू हो जाए जी कि हमें डिफॉल्ट का खतरा है, तो वो प्रैक्टिकली एक डिफॉल्ट ही होता है। क्योंकि आप उसको लीगली डिफॉल्ट ना कहें कि आपने कर्जे मना कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपके क्रेडिटर होते हैं, जो इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केटें होती हैं, जहां जहां भी आपने कोई जो है वो लेन देन करना होता है, वहां पे एक रेड सिग्नल चला जाता है कि भाई ये सिचुएशन है। तो उसके बाद अगर उन्होंने ये इस तरह के बार बार सिग्नल देने के बाद भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे ये लगता हो कि ये मुल्क किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उनके कोई दौरे कम हुए हों, उनकी कोई इंटरटेनमेंट में कमी आई हो, उनके जो डे टू डे एक्सपेंस हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी हुआ वो सिविल है, मिलिट्री है,
उसमें कोई तब्दीली आई हो, तो फिर आप बताएं जी कि फलान जगह पे उन्होंने जो है वो $1000 काटा है, या फलान जगह पे कोई किसी तरीके से कोई वो, जबकि ये उसके बरक्स हो रहा है, उनका सब कुछ एज इट इज चल रहा है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दो चीजों पे इस वक्त जो है वो चल रही है। एक तो जो बाहर से जो है वो ये पूरी ड्रामाबाजी करके, अब इसको दुनिया बहुत जल्द ड्रामाबाजी करा दे देगी, मैं आपको बता दूं। तो लोन लेने का मसला, यानी लोन पे चलने वाली, लूनिंग जो है वो लैंडिंग पे चलने वाली इकोनॉमी। और दूसरा ये जो आपको नजर आ रहा है, जो डे टू डे लाइफ में कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 50% के करीब जो इकोनॉमी है वो अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड से मुराद ये है कि वो किसी तरह के जो है वो किसी ज़ाब्ते या रेगुलेटरी किसी प्रोसेस या किसी प्रोटोकॉल के बगैर चल रही है। जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये जो आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनके पीछे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर इस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, और बाहर जाके आपने दोनों हाथ इस तरह फैलाए हुए हैं कि खुदा के लिए कुछ डाल दो इसमें, तो क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है? अगर आप इसको रेगुलेट करें, जितनी हाउसिंग सोसाइटियां पाकिस्तान में बनी हैं गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान, तो उसमें पाकिस्तान के वो फिगर पे अगर रिफ्लेक्ट करे जो उसकी ग्रोथ की रेट है, तो कितना बन जाएगा? मैं तो कहता हूँ वो 9% को भी क्रॉस कर जाएगा। अब लोग तो इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहीं जाली इंडेक्सेस और जाली इंडिकेटर्स तो नहीं दे रहे हैं कि नहीं जी हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई या फलां हो गई। ये हो क्या रहा है भाई? जिस मुल्क में ग्रोथ रेट जो इतनी नीचे आ गई, उसमें इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरीके से चलते हैं? आप देखें किसी एक महकमे को आप मुझे बता दें जिसमें से उन्होंने बजट काटा हो कि वी आर फेसिंग कोई सीवियर किस्म की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, देयरफॉर वी आर कटिंग दिस एंड दिस। वो उल्टा बजट देते जा रहे हैं। कल मैं एक जेलर का इवन इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, नई इन्वेस्टमेंट और नए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और पता नहीं क्या क्या जो है वो चल रहा है। तो ये बात आपकी 100% दुरुस्त है सर। ये अब आपको देखें, आप अगर ये डिफॉल्ट नहीं भी है, जो कि प्रैक्टिकली है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो ये एक डीप किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बिल्कुल है। जिसमें कि कोई भी मुल्क हो, आपने वो ग्रीक की मिसाल देखी थी, किसी भी मुल्क की जो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रबल में गया, उन्होंने हमेशा ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे मेजर्स लिए कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ में बचत और कुफायतशारी और इस तरह की चीजों को, जबकि पाकिस्तान में टोटली इसके बरक्स होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है अब इस तरह का एक गेम बन गया है कि पैसे जमा करने का जी, कि हम बड़ी मुश्किल में हैं तो हमें इतने पैसे दे दो। और उसके लिए जो मेजर लेने की जरूरत है, जो स्टेप्स लेने की जरूरत है, उस तरफ जो है वो कोई जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि ये जो रूलिंग एलीट है ये तो अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन कर रहे हैं। इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है या मुल्क कहाँ पे डूब रहा है या इसका इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग किस हद तक डैमेज हो रही है। उनका तो मसला ये है कि हमारी मराहत बरकरार हैं या नहीं है, या उनमें इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सिचुएशन है जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मेरे साहब ये भी बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में दोबारा आ रहे हैं, और क्या उनके आने के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती है? बल्कि मैं एक देख रहा था कि कहा जा रहा है कि जी 2075 तक एक ग्रुप है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने कहा है कि 2075 तक जो पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में होगी, अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक रहते हैं। सो ये जो 2075 तक बड़ी इकोनॉमी होना, इट मींस कि अगले से 50 साल तक आप कैसे देखते हैं ये जो फाइंडिंग है? ये को अदारा जो है वो बुरा अदारा नहीं है, ये वैसे भी प्रोडिक्शंस करते रहते हैं, जिसमें वो बेसिकली और मुल्कों को भी सारी बात कह रहे हैं कि चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जो है ये दुनिया की बड़ी 4-5 इकोनॉमीज होंगी। पाकिस्तान को भी कहते हैं कि वो बड़ी होंगी। तो आप क्या समझते हैं ये जो, अगर वो कहते हैं कि पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं अगर वो एट प्लेस हों
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ये रास्ता अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह बात चली है जी कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं, एंड लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएं। हाउ डू यू सी दिस? देखें, ये जो इकोनॉमिक फोरकास्ट हैं ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक थोड़ी है, ये तो एक ग्लोबल फोरकास्ट है जिसमें कि वो ये देख रहे हैं कि 2075 तक इस दुनिया में कोई मुल्क जो है वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक पूरा एक डेटा लेके देख रहे हैं कि किस तरह इंटरनेशनली जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और जो इस तरह की चीजें हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। और उसमें जो बड़ा फैक्टर है वो देख रहे हैं कि किस मुल्क के पास कितनी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन अगर बेसिक जरूरियात जिंदगी जिसको आप कहते हैं ना बेसिक नीड्स ही पूरी करती है तो डेफिनेटली उस मुल्क की जो ग्रोथ रेट है और जो उसकी डेवलपमेंट है वो एक लेवल पे चली जाती है। एक फैक्टर तो ये है जिसमें पाकिस्तान का उन्होंने अगर कहीं जिक्र किया हो कि ये कमाल है या इसकी ये पॉलिसी है जिसकी वजह से ये होगा, तो वो आप देख लें कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक तरह की एक जो है वो जर्नलाइज्ड किस्म की चीज है। एक छोटा सा दूसरा, पॉइंट ऐड कर दूं बिल्कुल, सॉरी काट रहा हूं आपको। उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान को उन्होंने प्रोडिक्ट किया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी बेस के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो देख रहे हैं ना कंज्यूमर गुड्स का दौर जो आ रहा है, तो उसमें जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। वो तो उन्होंने एक ओवरऑल ग्लोब को सामने रख के तो ये इंडिकेटर्स देख के कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी तो इसके हिसाब से इतना है, या जो तरक्की का रुख है वो एशिया की तरफ मुड़ रहा है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये एशिया की सदी है जो 2022 है, सॉरी 2022 का जो सदी है पूरी। तो इसमें ज़ाहिर है कोई एक मुल्क जो है वो तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक तज्ज़िये करेंगे, तो उसके जो पॉलिटिकल फैक्टर हैं, प्लानिंग का फैक्टर है, ये नेग्लिजेंस है, इनकॉम्पिटेंसी है, ये सारे फैक्टर डालेंगे, तो फिर पाकिस्तान उस क्लब में शामिल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ नंबर 1। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेप लिए जा रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, और ये गुज़श्ता आप बहुत पीछे ना जाएं, सिर्फ 5 साल के अरसे या 10 साल के अरसे के इंडिकेटर्स देख लें, तो इसमें डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है। किसी एक शोबे में आप मुझे बता दें कि इसमें जो है वो पाकिस्तान ऊपर की तरफ गया है, तो वो आप फिर कह सकते हैं कि जी ये बात है। दूसरी बात ये है जनाब कि 2075 में अभी तक निसफ सदी का अरसा दरकार है। तो जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त जो ख्वाब दिखाए गए थे कि पाकिस्तान एक ऐसी जन्नत होगा जिसकी वजह से आपने ये गरीब लोग कहीं लखनऊ से एंड उत्तराखंड से और पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी जायदादें छोड़ के और अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के तो आ गए थे कि पता नहीं वहां पे क्या बन रहा है और हम तो रह गए तो भागो। तो उनको जो मिला वही 2075 में मिलेगा। बात ये है कि वहां पे एक जो लिमिटेड बंच ऑफ पीपल जिसको आप कहते हैं, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, उनका जो है वो कब्जा है वसाइल पे, वो उसको आपस में बांट बरत के खा रहे हैं। और उसका वो किसी तरीके से जो वो ट्रिकल डाउन की जो थ्योरी है ना वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती। उसमें ट्रिकल डाउन भी ट्रिकल अप हो रहा है। वो कहीं से पैसे आ भी रहे हैं तो वापस घूम के जो है वो सिर्फ उनकी तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा जो है वो इस मामले में एक जिसको कहते हैं ना खामोश किस्म का समझौता कर लिया है। तो उसमें जो है वो जब तक आप ये चीजें नहीं देखते, जो आपने खुद मिसाल दी कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का उन्होंने कदम नहीं उठाया। मसलन फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे एक कैपिटलिस्ट दुनिया की एक क्लाइंट स्टेट है। ये कोई रेवोल्यूशनरी कोई स्टेट नहीं है जैसे नॉर्थ कोरिया है, या कोई इस तरह का मुल्क नहीं है कि उसके कोई नजरियाती मामलात हैं दुनिया के साथ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये अपना जो इसका बिजनेस सिस्टम है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो इसकी टूरिज्म है, इंटरटेनमेंट है, उसको ये किस तरीके से जो है वो दुनिया से दुनिया के साथ मिलाने में नाकाम है। क्यों? ऐसे कानून क्यों मौजूद हैं
कि आपको एक परमिट लेने के लिए जो है वो 5 साल वेट करनी पड़ती है। जिसका दूसरा मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकर हैं उनका ये मसला ही नहीं है भाई। आप देखें 2000 में नवाज शरीफ ने ये कहना शुरू कर दिया था, बल्कि 97 में, कि मैं पाकिस्तान को एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री बना दूंगा, वन विंडो ऑपरेशन होंगे, ये होगा वो होगा। आज भी पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आपको 18 लोगों के आगे जो है वो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, 18 लोगों के आगे रिश्वत रखनी पड़ेगी, 18 लोगों के एहसानात उठाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक लेजिटिमेट बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे। तो आपकी आप बात काट रहा हूँ सर बैरिस्टर साहब, वो टेलीनॉर पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी थी, उन्होंने कहा है कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको वो कंपनी बेचनी पड़ रही है। सो दीज आर ऑलवेज आल्सो चैलेंजेस। और सीपैक के साथ भी तो देखें जो हुआ कि इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकी, लेकिन वो मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है ट्रिगर नहीं कर सकी। इस पे भी आप जरा देखिए। उसको इसी से आप जोड़ के देखें, हालांकि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है व्हेन इट कम्स टू लेबर फोर्स, तो उसको तो होना तो ये चाहिए कोई उसके साथ compete ही ना कर सके, क्योंकि जो चीज आप $5 में बना सकते हैं वो चीन $50 में बनाता है, क्योंकि चीन की लेबर बहुत आगे चली गई है, बहुत ज्यादा जो है उसकी कास्ट है। तो आपने किया क्या है, सवाल ये पैदा होता है। और ये जो करना है, जब तक आप अपने बेसिक देखें, इमरान खान साहब ने जो है वो एक बहुत बड़ा एक शोर डाला था कि जी मैं इसको टूरिस्ट जन्नत बनाने वाला हूँ और दुनिया से मिलियंस ऑफ पीपल आने वाले हैं और पता नहीं क्या। तो उस वक्त मैंने एक कॉलम लिखा था कि भाई टूरिस्ट वहां पे क्या करने के लिए आएंगे, सवाल ये पैदा होता है। आपके माथे पे जो गम और गुस्से की लकीरें हैं और आपका ये जो रूड किस्म का एटीट्यूड है एयरपोर्ट पे उतरने से लेके तो आप जाके एक होटल और रेस्टोरेंट तक जो आपकी डीलिंग है उसको देखें, तो आखिर टूरिस्ट किस चीज में अट्रैक्ट, टूरिस्ट सिर्फ पहाड़ देखने के लिए तो किसी मुल्क में नहीं जाते ना। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें पहाड़ नहीं है किसी ना किसी शक्ल में ऊपर नीचे। आपका जो इन्वायरमेंट है वो अनफ्रेंडली है, बल्कि हॉस्टाइल है टूरिस्ट की तरफ। वहां पे फ्रीडम नहीं है, वहां पे वो लवाजमात नहीं है जो फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, हुआ वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज हों या उनकी इंटरटेनमेंट के हों या उनकी ज़रूरियात के हों। आज भी पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत अनफ्रेंडली किस्म का एक जो है वो माहौल है। यही चीज बिजनेस पे अप्लाई होती है, यही चीज आपके आर्ट एंड कल्चर पे अप्लाई होती है। आप जो है वो मौला जट जैसी फिल्मों को ग्लैमराइज कर देते हैं, लेकिन जायलैंड आ जाए तो आप जो है वो उछलना शुरू हो जाते हैं कि हमारे कल्चर पे हमला हो गया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, ये तजादात और ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इनसे निकले बगैर आप अगला कदम उठा नहीं सकते। और पैसे आसमान से तो गिरने वाले नहीं है ना जी। ये आप इसी तरह अपने आप को एक तरीके से जो है वो दुनिया के साथ मर्ज करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, तो तब जाके मामलात जो है वो हल होने शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिज साहब। ये मामलात जो हैं वो हमारे कहते हैं ना इंटरनली चीज़ों को देखना पड़ेगा। और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि अगर हमने जो गवर्नमेंट ने एलसीज ना खोली तो जो मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं बन पाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेडिसिन की शॉर्टेज भी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हैं, इंपोर्ट के मसाइल हैं। उधर इमरान खान जो है वो अपनी एक जो है वो एक अपना पॉलिटिकल स्टाइल लेके बैठे हुए हैं। फौज जो है वो डिफेंसिव है बिकॉज उनके जो प्रीवियस रिटायर्ड होने वाले जो जनरल्स हैं उनकी हरकत सकनात की वजह से। सो मुल्क जो है वो एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में है, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। और जो नहीं, लोग सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन है ना जी। आप आपका फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो अगर बंद हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी नई खबर है? तो मुझे बताएं ना कि जब आपका टॉप पॉलिटिशियन और आपका जो टॉप जो एलीट है आपकी सोसाइटी का, वो जो है जाली अद्वियात में मुलव्वस है और आप वो खबरें छुपाते हैं, आपका मीडिया उसको वो नहीं कर सकता। आप अपने पड़ोस में देखें, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनली इस वक्त, मेरे पास तो स्टैट्स नहीं है लेकिन मैं मुझे यकीन है कि वो एक पहले या दूसरे नंबर पे आ गई है।
आप किसी शॉपर ड्रग मार्ट पे, फार्मेसी पे, किसी स्टोर पे चले जाएं, आपको जो है वो सारी अद्वियात इस तरीके से मिलेंगी जो बहुत बड़ी महंगी तरीन लाइफ सेविंग किस्म की मेडिसिन है, वो इंडिया से आती है। तो इसका मतलब एक ट्रस्ट है, हो गया ना, एक क्रेडिबिलिटी हो गई कि भाई इस मेडिसिन पे यहाँ के जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने उसको टेस्ट किया और उसको पास किया। तो पाकिस्तान में ये बात खबरों में नहीं आती, चूंकि आपके अखबारात बहुत ज्यादा जो है वो हैंडल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जहाँ कहीं भी कोई दवाई जाती है तो उसके साथ 2-4 महीने बाद खबर आती है जी कि इसके साथ ये मसला था, के साथ ये चीज थी। अब ये आपकी जो है, एक तरफ तो दावे हूं कि जनाब हम दुनिया के नेकोकार और पाकीज़ा तरीन लोग हैं और चोजन पीपल ऑफ गॉड हैं, तो हम तो बिल्कुल जनाब कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी के हर मामले में इस तरह का प्रॉब्लम हो कि ना आप बिजनेस क्रेडिबिलिटी है, ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे कोई बिलीव कर सकता है। कितनी दफा आप देखें गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स और ये इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे जो स्कीमें निकाली और फिर लोगों के पैसे खा गए या उनको मना कर दिया। तो जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी का ये हाल हो कि ना आप मजहब पे बिलीव करें, ना आप जो मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उन पे बिलीव कर सकें, ना आप किसी प्रिंसिपल पे बिलीव कर सकें, आपकी इकोनॉमी जो है वो 40% से ऊपर जो है वो अंडर द टेबल चल रही हो, तो वहां पे कोई जाके बिजनेस क्यों करेगा कि एक आदमी यहाँ से पैसे लेके तो वहां जाके फेंक के तो फिर लोगों के पाँव पड़े कि जनाब ये मेरी मुझ पे रहम करें, मेरे साथ ये हो गया और वो हो गया। तो ये बड़ा एक जो है ना डीप क्राइसिस है, ये मैं आपको बता दूं, ये अलार्मिंग है। और उस पे मजे की बात ये है कि इंक्लूडिंग आपकी जो इस वक्त रूलिंग जो भी एलीट है और जो बाहर बैठे हैं जो उनके खिलाफ हैं, उनमें से किसी एक का आप मुझे कोई बयान, कोई आर्टिकल, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई तकरीर बता दें जिसमें इसका कोई सोल्यूशन हो कि जनाब ये है, डिफॉल्ट का खतरा है लेकिन हम इसका ये कर रहे हैं। अब डिफॉल्ट के खतरे से बचना जो है वो अगर आपकी आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है कि जी आप असेंबली ना तोड़ें, अब ये तो हाल नहीं है ना जी, असेंबली ना तोड़ें। हाल तो ये है कि आपके पास पैसे नहीं और पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये प्रिंस साहब, अगर वो असेंबली दोबारा आ भी जाएगी, पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है कि अब ये अगर असेंबली जाती भी है तो 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा। और वो जो केयर टेकर सेटअप है, मुझे याद है अभी तो छोड़े 2018 में इतने बुरे हालात थे, और मैं अभी क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे थे, पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को, तो हमें ये समझ आ गई कि भाई पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर सेटअप नहीं चल सकता। जितने और जो इस वक्त एक डी ज्योरे आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठा और प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, तो निज़ाम जो है वो हॉस्टाइल है। तो अगर लल्ले तलल्ले के इधर उधर के बंदे पकड़ के हुकूमत बना दी 3 साल, तो और जब नहीं आएगी तो उनको तो 5-6 महीने, तो मुल्क तो फारग हो जाएगा उतनी देर में। सो एग्जैक्ट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। और खैर एनी हो, ये आपकी बात सही है। बरिस्ता, मुझे याद है मैं थोड़ा अरसा पहले एक मेडिसिन, पाकिस्तान में किसी मेडिसिन शॉप पे था, मेडिकल, तो मैंने आई थिंक पैरासीटामोल या पता नहीं ब्रूफन या कौन सी दवाई मांगी सर दर्द वगैरह की, तो वो एक पत्ता देते थे। आपको पता है वहाँ पत्ते शत्ते देते हैं, है ना। तो मैंने कहा जी कि ये 2 और दे देना, कि हमारे पास एक ही है। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो मिल नहीं रही दवाइयाँ। तो बेसिक मतलब जो बंदा भी जाता है उसको एक वो देते थे, तो ज़्यादा नहीं देते थे, बिकॉज वो बन ही नहीं रही। बाद में पता चला कि वो बन ही नहीं रही, शॉर्टेज है। तो इस वजह से हर जो फैमिली या हर शख्स को एक पता दिया जा रहा है। सो ये एक सिचुएशन है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अहमद बशानी साहब. Sir, it was great to talk to you on this political uncertainty in the political future and the economic future of Pakistan. Thank you very much. थैंक यू जनाब, थैंक यू।